पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने दी 5 गारंटी। कहा सीएए हमेशा रहेगा, कोई खत्म नहीं कर सकता आरक्षण। राम मंदिर पर फैसला किसी भी हाल में पलटेगा नहीं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के सामने घुटने टेक दिए हैं। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपनी चुनावी जनसभा में। मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और वहीं बैरकपुर में पीएम मोदी ने लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की है। साथ ही लोगों से अपना एक काम करने को भी कहा है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। आपको टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंच रहे हैं। आज शाम पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है और कल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पटना में पीएम मोदी का रोड शो शाम 6 बजे शुरू होगा। ये रोड शो बीजेपी ऑफिस के पास आयकर कार्यालय चौराहे से शुरू होगा और फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, कदम कुआं और साहित्य सम्मेलन जैसे भीड़ भरे इलाकों से होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन तक जाएगा। पीएम का रोड शो 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। इस दौरान पीएम के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही पटना साहिब और पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल भी होंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह पीएम मोदी का सिख गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर साहिब जाने का कार्यक्रम है, जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन बिताया था।
कल पीएम मोदी बिहार में 3 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। पहली रैली हाजीपुर में है, जहां से बीजेपी के सहयोगी एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान चुनाव मैदान में है। इसके बाद पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और सारण में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सारण में पार्टी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी मैदान में है, जहां उनका मुकाबला लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पटना में एक रोड शो करने जा रहे हैं। ये रोड शो जिन रास्तों से होकर गुजरेगा उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने। लेकिन जिन रास्तों से होकर के प्रधानमंत्री आज गुजरेंगे, इसी रोड से उनकी शुरुआत होगी रोड शो की, यानी कि भट्टाचार्य मोड़ से यहाँ से। और पूरे रास्ते क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं, चलिए हम आपको वो दिखलाते हैं। यहाँ से शुरू होना है प्रधानमंत्री का जो रोड शो है। ये रास्ते में जो मंच बनाए गए हैं, उन तमाम मंच को भी और तमाम तैयारियों को भी हम आपको दिखलाते हैं और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। भट्टाचार्य रोड के बाद से कहां पहुंचेगा प्रधानमंत्री का काफिला, ये देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। उसी रास्ते से होकर के हम गुजर रहे हैं इस वक्त, यानी कि भट्टाचार्य रोड से जब हम 3 मुहानी जिसे कहते हैं, 3 मुहानी के पास हम मौजूद हैं। और यहाँ से पीर मुहानी से होते हुए और पूरे रास्ते आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता हों, आम लोग भी अपने अपने मोहल्लों से, हालांकि पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। आप देखिए हम पहुँच गए हैं गांधी मैदान, यानी कि ये दाहिने तरफ उद्योग भवन दिख रहा है। और इसी उद्योग भवन के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, ये गांधी मैदान के पास हम पहुँच गए हैं। और इसी गांधी मैदान के पास दाहिने तरफ आप देखें तो ये अंतिम पड़ाव, ये आखिरी पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ पर आकर उनकी रैली समाप्त हो जाएगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन चालू की जाएगी। अभी तक बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। अब तो शायद ये प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, कोई स्मार्ट सिटीज। इस तरह की ढेरों गारंटी दी थी जो कि कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इसके पहले जब जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे, हमने बिजली 24 घंटे कर दी। हमने गारंटी दी थी शानदार स्कूल बनाएंगे, हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार स्कूल बनाए। हमने गारंटी दी थी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और अब सीधे रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। बताइए, आपको ये डबल मुनाफे वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा बताऊं? मैं बताऊं क्या है? बताऊं? एक है मुनाफा क्या, तो मोदी आपकी बिजली का बिल जीरो करना चाहता है, जीरो। दूसरा, मोदी
आपके बिजली बेच करके आप पैसे कमा सके, होम इंडस्ट्री चला सके, ऐसे डबल मुनाफे वाली स्कीम लेकर के आया है। और ये योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू है, आप लोग ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दीजिए। और योजना क्या है? मोदी सरकार आपको घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपीज, 75,000 रुपया देगी। फिर आप बिजली पैदा करेंगे, घर में जीरो बिल से उपयोग करेंगे। जो अतिरिक्त बिजली है वो बेच करके कमाई करेंगे। डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और अगर कोई परिवार, मिडिल क्लास का परिवार ट्रिपल मुनाफा लेना चाहता है तो भी मैं तैयार हूं। मैं बताऊं ट्रिपल मुनाफा कैसा? डबल मुनाफे के साथ साथ ट्रिपल मुनाफा। देखिए, आज आपको स्कूटी में, स्कूटर में, कार में पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये जो बिजली पैदा होगी ना घर में, उस बिजली से आप अपना स्कूटी, स्कूटर, मोटर उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। अभी पश्चिम बंगाल के हुगली से आप उनको सुन रहे थे। पीएम मोदी कल से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम रोड शो करेंगे और नामांकन भी दाखिल करेंगे। पीएम मोदी कल यानी 13 मई को शाम 5 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और 14 मई को सुबह 10 बजे काल भैरव के दर्शन और पूजन करेंगे। पीएम मोदी 11:15 बजे एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी का दोपहर 12:15 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद पीएम मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो और उनके नामांकन के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज काल भैरव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सीएम योगी इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए और बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। देखिए बिहार के समस्तीपुर से ये रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जिसका वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इसका वीडियो भी बनाया। सीओ साहब आज जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष आए हुए हैं उनका आप देख सकते हैं, सारा चीज को सर्च किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे थाना प्रभारी साहब भी हैं, सारा चीज को चेक किया जा रहा है, इसमें क्या है नहीं है। हमारे अमीन साहब हो गए और हमारे सीओ मैडम हो गए, जो हेलीकॉप्टर इनका चेक हो रहा है। बताया जा रहा है कि खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद वीडियो बना रहे शख्स से पुलिस की बहस भी हुई। पुलिस चाहती थी कि जांच के दौरान किसी भी तरह का वीडियो न बनाया जाए, जिस पर आरजेडी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तकरार भी हुई। जी चेकिंग जो हो रहा है यहाँ पर, तो वो हम बताएंगे ना जनता को कि कैसे चेक हो रहा है। वो हम नहीं सर, हम अभी तक का हम हर एक में गए हैं, ये सर हम कहीं नहीं देखे किसी का चेक करते हुए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल होगी चौथे चरण की वोटिंग, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना की जा रही हैं।
7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 3 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में जहां वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट पर मतदान होगा। बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 13 मई को ही वोटिंग होगी। इस चरण में जिन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ की ओर रवाना हो रही है। कल का मतदान संपन्न होने के बाद देश के कुल 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी। और यूपी के कौशाम्बी में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला है हमला। 3 चरण में हम 200 पार, चौथे चरण में 250 पार करेंगे। यूपी के शहजादे अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात करते हैं। राम मंदिर को कांग्रेस ने 70 सालों तक अटका कर रखा। राहुल अखिलेश वोट बैंक की खातिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये तमाम आरोप अमित शाह ने लगाए। 3 चरण में मोदी जी 200 पार करने की कगार पर है। चौथे चरण में 250 पार करा देना है। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये 2 शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 70 साल तक ये कांग्रेस, सपा, बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बेन, अखिलेश यादव सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। और अब वक्त है एक बेहद खास इंटरव्यू का। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी आमोद राय ने हमीरपुर में अनुराग ठाकुर से बात की है। उनका ये स्पेशल इंटरव्यू देखिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिन में अपनी यात्रा निकाली, पूरे शहर में अपनी यात्रा के जरिए लोगों से मिले और उसके बाद सभा की। बातचीत करते हैं। अनुराग जी, पहले तो मैं कहूँगा कि आपका स्वागत है देवभूमि हिमाचल के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए सदा समय है भाई, आप हमारे अतिथि हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहली बात कि आज जो आपने इतनी बड़ी यहाँ पे यात्रा निकाली, उस यात्रा में हमने देखा कि हुजूम जो था स्वतः स्फूर्त था। तो हमीरपुर क्या 4 बार आप जीत चुके हैं, 5वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मार्जिन क्या बहुत बड़ा होगा इस बार? देखिए, जनता का जोश, उत्साह, उमंग ये दिखाता था कि उन्होंने मन बना लिया है कि कमल का बटन दबाएंगे, उससे पहले घर घर जाएंगे और 4 तारीख को मोदी जी की सरकार बनाएंगे।
यहाँ जो चुनाव है एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मुख्यमंत्री सुक्खू यहीं के हैं, उप मुख्यमंत्री यहीं के हैं, और इन लोगों ने इस पूरे चुनाव को ऐसा रंग दे दिया कि अनुराग ठाकुर वर्सेस सुक्खू। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपको यहाँ चैलेंज देने में सफल हो पा रहे हैं? मुझे लगता है मीडिया के लोग कुछ ऐसा प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री से सांसद का चुनाव है, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और हिमाचल की जनता ने मन तय कर लिया है कि मोदी जी ने हिमाचल को इतना कुछ दिया, हम मोदी जी को सीट जिता कर देंगे, हम मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बना कर देंगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सीमाओं को सुरक्षित, सेना को सशक्त, सनातन धर्म को और मजबूत, और हम समाज में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भरेंगे, और हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे तो स्पेस में भी, साइंस में भी तो स्टार्टअप्स में भी। ये आखिर देश ने विकास देखा है, गरीब कल्याण देखा तो पिछले 10 वर्षों में, मजबूत नेतृत्व देखा, भारत का बढ़ता ईमान देखा तो पिछले 10 वर्ष में। अब जनता स्थिरता और निरंतरता चाहती है ताकि देश का मान सम्मान ये बढ़ता रहे, कहीं रुके ना, विकास होता रहे, गरीब कल्याण होता रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, कोई बड़ी चुनौती आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, खासकर दिल्ली और पंजाब में? एक बड़ी घटना और घटेगी 2 जून को, जब अरविंद केजरीवाल वापस जेल में जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना है। ये तो अंतरिम राहत है, दोष मुक्त आरोप मुक्त नहीं हुए। अरे भाई इतनी खुशी किस बात की? भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हो भैया, कोई आरोप मुक्त दोष मुक्त नहीं हुए हो। कोर्ट ने कंडीशन लगा के कहा है तुम फाइल नहीं करोगे, सेक्रेटरीट नहीं जाओगे, इस शराब घोटाले से जुड़े हुए अपने लोगों से नहीं मिलोगे, इस घोटाले पर कोई बयानबाजी नहीं करोगे, केवल चुनाव प्रचार करके 2 तारीख को सरेंडर करके वापस जेल आओगे। अब मुझे बताओ इसमें खुशी मनाने की क्या बात है भाई? सोनिया जी बेल पर है, राहुल गांधी जी बेल पर है, चिदम्बरम जी बेल पर है, शायद लालू जी भी बेल पर हैं, और भ्रष्टाचार के मामले पे बेल पे हैं। तो चोर चोर मुसेरे भाई सबने इकट्ठे मिलकर गुहार लगाई। जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि केजरीवाल साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो हंगामा मचेगा, हुआ भी, हंगामा की शुरुआत हो गई। उन्होंने जेल से छूटते ही मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, और ताबड़तोड़ हमलों में उन्होंने कहा कि देश में अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे, गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री वो बनाना चाहते हैं, और पार्टी के सारे नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। आपके पार्टी के अंदरूनी बातों को आज बहुत उन्होंने बताया लोगों के लिए। दिया बुझने से पहले बहुत लौ करता है, बुझ जाता है। ये वही है कि 20 दिन का टाइम है, फड़फड़ाएंगे फिर जेल में जाके गिर जाएंगे। अब फड़फड़ाने दो, इनके कहने से बीजेपी के निर्णय थोड़ी होते हैं भाई। नरेंद्र मोदी जी देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और जनता ने मन बना रखा है आएंगे तो मोदी ही। और अब तो केजरीवाल ने मान लिया कि आएंगे तो मोदी ही। अब उन्होंने तय करेंगे 75 साल में मोदी जाएंगे या कौन आएगा। मेरा कहने का भाव यह है, जनता ने मोदी जी को चुना है, 5 साल के लिए चुनेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक चीज़ जो कहा जो बहुत स्पेसिफिक, कि हमारे इंटेलिजेंस, हमारी सूत्र कह रहे हैं कि 230 से 40 से ज़्यादा नहीं आ रही है। एक तरफ वो मोदी को पीएम बना रहे हैं, मोदी जी को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 230 से 40 बीजेपी आगे नहीं जा रही। देखो भाई, जिस व्यक्ति की इंटेलिजेंस ही कम है, और सबसे बड़ी बात उसकी नैतिकता ही नहीं है, अनैतिकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जेल में रहकर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, और कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी कितनी पहले ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं, हिमाचल में सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में बनाएंगे, यूपी में बनाएंगे, तीनों जगह जमानतें जब्त हो गई इनकी सबकी, उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल प्रदेश में। ये मोदी जी के खिलाफ लड़े, वहां पे भी हारे। अरे देश को ज्ञान बांटेंगे, एक भ्रष्ट आदमी देश को क्या ज्ञान बांटेगा। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि कांग्रेस का और विपक्ष का इतनी बुरी हालत है कि डूबती को तिनके का सहारा, जैसे कहते हैं ना कि अब आया तो एक मुद्दा मिल गया, अरे भाई इसको तो बेल मिल गई, अंतरिम बेल मिल गई। अरे भाई भ्रष्टाचार के मामले में बेल मिली है, अंतरिम राहत मिली है। सर, चूंकि आप हैं तो आपसे कुछ राष्ट्रीय और मुद्दों पे भी चर्चा होनी आवश्यक है। इस चुनाव में एक मुद्दा जो चल रहा है रिजर्वेशन का, आपको लगता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा कहीं बीजेपी को परेशान कर रहा है? जिस तरह से इसको लेके प्रोपेगेंडा फैलाया गया उससे आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, पहली बात मैं कहूँ, 10 साल मोदी जी की सरकार रही,
कहीं पे हमने SC, ST, OBC के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया। राज्यों में हमारी कई जगह 30-30 साल से सरकार है, हमने कहीं आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। ये विपक्ष जो गुमराह करने का और भ्रम फैलाने का काम करता है, उनको मैं कह दूं, अगर SC, ST, OBC का हक किसी ने छीना तो कांग्रेस ने 5% कोटा लेके मुसलमान को दे दिया। ये कांग्रेस को जवाब देना है, क्यों छीना है, क्या वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। मोदी जी ने तो SC कम्युनिटी से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, शेड्यूल ट्राइब से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, OBC वर्ग से स्वयं मोदी जी आते हैं। हमने तो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले APJ कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति वाजपेयी जी ने बनाया था। ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और अब तो डीप फेक का सहारा लेते हैं। साहब बोला कुछ दिखाते कुछ है। ये कैसी राजनीति है, इनका स्तर इतना गिर गया है। सर, डीप फेक की बात कहें आप तो उस पर एक बात जरूरी है करना कि गृह मंत्री के उस बयान को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था, उसके बाद गृह मंत्री का एक नया बयान आया है और उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, कि हम सत्ता में आए तो यहाँ पे मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उसको धक्का नहीं पहुँचेगा इस तरह की बात से? भाई साहब, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? SC, ST, OBC का हक छीनने के बाद ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है? ये तुष्टीकरण है, ये कांग्रेस का तुष्टीकरण है। हमने जब 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। क्या हमने किसी को पूछा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? अरे भाई, हमने तो सबका साथ सबका विकास किया, सबका कल्याण किया। मोदी जी ने तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया है। लेकिन कमाओ आप और ये लोग बोलें कि आपके संसाधनों पर देश के अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुसलमान का हक है, तो आप मुझे बताइए, आप क्या तैयार हो? बिल्कुल। देखिए, तो नहीं, मैं इसलिए सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि एक सवाल तुष्टीकरण के कांग्रेस ने खड़े किए। देश को जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहती है। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को बनाकर गए और अपनी विचारधारा कांग्रेस को देके गए, बांटो और राज करो। और कांग्रेस आज वही कर रही है, रंग भेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी, इसी क्रम में राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं तो एक संविधान की कॉपी लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बचाना है और ये अगली बार सरकार आई तो इसको ख़त्म कर देंगे। ये एक तरह से कोशिश की जा रही है कि संविधान ख़त्म करना चाहती है सरकार। ये जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को ख़त्म कर दिया, अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और उसके बाद उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया, चुनाव भी हरवाए, वो कांग्रेस उनके संविधान को लेकर चली है। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई, ये वो कांग्रेस करेगी क्या जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी उनको कुछ नहीं दिया? और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जाके अपना शीश झुकाया तो संविधान पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। संविधान दिवस मनाया हर साल तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, नागपुर, मुंबई, मऊ, दिल्ली, इंग्लैंड में म्यूजियम बनाए, सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। और ये उनकी जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि है। हमने इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। भाई साहब, 71% लाभार्थी SC, ST, OBC हैं PM किसान सम्मान निधि के और फसल बीमा योजना के। 58% लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के और मुद्रा योजना के, जो करोड़ों में जाता है। यानी कि 2.5 करोड़ मकान SC, ST, OBC को मिले, यानी कि 20 करोड़ मुद्रा लोन SC, ST, OBC को मिले, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया जो मिला उसका 70% से ज़्यादा पैसा 2 लाख करोड़ रुपया SC, ST, OBC को मिला PM किसान सम्मान निधि। ये मोदी जी ने दिया है, कांग्रेस ने लिया ही लिया है। तो आपको सर लगता है कि जो संविधान के प्रति दिखाई जा रही है? अरे भाई, मुझे बताओ, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा है? इनके परिवार और इनकी पार्टी ने देश में 85 बार संविधान में संशोधन हुए, 80 बार कांग्रेस पार्टी ने किया। बताइए, राहुल गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके परिवार पार्टी से हैं। इन लोगों ने संविधान में बदलाव किए,
इसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। एक बात जो आजकल चर्चा में है, जिसको मतलब प्रोपगेट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष अकस्मात बहुत एग्रेसिव हो गया है। राहुल गांधी एग्रेसिव हो गए हैं, प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली का दौरा कर रही हैं, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़ी से सख्ते में आ रही है। ऐसा आपको लगता है इस पूरे चुनाव में? देखिए, पिछली बार प्रियंका जी ने प्रयास किए थे अमेठी में, वहाँ से राहुल जी हारे। इन्होंने यूपी में बहुत प्रयास किए, मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। अब भाई टिकट तो मिल नहीं पाई इनको। रॉबर्ट वड्रा जी भी बहुत लड़े टिकट के लिए, लेकिन मिल नहीं पाई, खाली हाथ रह गए दोनों। अब क्या करेंगी? अब रायबरेली ही जाएंगी, जहाँ पे सीट खतरे में है। सर, आखिरी प्रश्न मैं आपसे, चूंकि आपका समय बहुत कीमती है, आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि हिमाचल को लेकर आप क्या सोचते हैं? 4 सीटें हैं। सुखू ने कहा हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज देंगे इस बार देश की जनता को और हिमाचल की जनता को हिमाचल से। सरप्राइज देंगे क्योंकि भाजपा चौका छक्का लगाएगी, चारों लोकसभा जीतेगी, छक्का विधानसभा उपचुनाव जीत के लगाएगी। ये बड़ा सरप्राइज देंगे क्योंकि जो चुनाव 5 साल के बाद होने थे, इनकी सरकार के फेलियर के कारण 6 चुनाव अब हो रहे हैं। तो चौका भी लगेगा, छक्का भी, कमल खिलेगा सब तरफ। आपका सीट तो सेफ है, लेकिन मंडी को लेकर लोग प्रश्न उठा रहे हैं, खास करके वीरभद्र सिंह के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक सेंटिमेंटल इशू है लोगों के लिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहां सेफ? मुझे लगता है ये सब मीडिया की बातें हैं। बहुत सेफ सीट है, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी, यानी चारों की चारों सीटें निश्चित तौर पर।